और पेज से मैं राम भगत नेगी। आज से हमारा जो एपिसोड शुरू हो रहा है जीवन की सफलता, इसमें हम हर शनिवार को कोशिश करेंगे ऐसे महान शख्सियत को लाने की जिनकी प्रेरणा से युवा आगे बढ़ते रहेंगे। आज के हमारे एपिसोड में हैं संत कुमार नेगी जी। आइए संत कुमार नेगी की छोटी सी जीवनी आपको बताता हूं मैं। संत कुमार नेगी जी कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक कार्यरत राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला पांगी से हैं और इस वर्ष इन्हें राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार राज्य अध्यापक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जिसे प्रदेश के राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाता है। बताना चाहते हैं कि यह हर साल जो है पूरे हिमाचल से ऐसे अध्यापकों को लिया जाता है जिन्होंने स्कूल के लिए काफी योगदान दिया हो। तो संत कुमार नेगी की जीवनी। जन्म स्थान इनका पांगी है और जन्म इनका 25 दिसंबर 1982 को किन्नौर के पांगी गांव में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय श्री जसवीर चंद नेगी और माता श्रीमती गलवासी एक गरीब परिवार से होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत अधिक मेहनत की और उसमें सफल भी हुए। प्रारंभिक शिक्षा नेगी जी का इसी पाठशाला में मतलब राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला पांगी से हुई, जब यह पाठशाला लोअर पांगी और पांगी के नाम से इकट्ठे ही चलाया जाता था। 5वीं कक्षा इसी पाठशाला से उत्तीर्ण करने के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय रिकांगपिओ किन्नौर के लिए चयनित हुए और आगे की पढ़ाई उक्त पाठशाला से ही की और 10वीं कक्षा इसी पाठशाला से उत्तीर्ण की। इसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग शिमला से 11वीं और 12वीं और वाणिज्य विषय में उत्तीर्ण करने के बाद गोविंद वल्लभ पंत मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। अध्यापक कार्य में रुचि होने के कारण शुरू से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और 2006 में जेबीटी प्रशिक्षण के लिए जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र रिकांगपिओ के लिए चयनित हुए। 3 मार्च 2009 को पहली नियुक्ति राजकीय प्राथमिक पाठशाला रौचरंग में हुई और 3 साल की सेवा के बाद 2012 को राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोंटा पांगी के लिए स्थानांतरण हुआ। इसके बाद अपने गांव में पूर्ण स्वरूप से अपने आप को समर्पित किया और अपने सेवाकाल से लगभग 40 बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य आवासीय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों को में भेजा। इसके लिए समस्त ग्रामवासियों को प्रेरित किया, जिससे यहाँ के अधिकतर लोगों ने उन्हें बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही भेजा। इन सब कार्यों को देखकर श्री कुलदीप नेगी कार्यकारी जिला प्रारंभिक निदेशक और श्री हिशे कर्मा नेगी केंद्र मुख्य शिक्षक राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला पांगी ने श्री संत कुमार का नाम जिला प्रशासन को भेजा, जिसकी वजह से इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु जिला प्रशासन ने 15 अगस्त को सम्मानित किया गया और इसी वर्ष इन्हें राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार राज्य अध्यापक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, जिसे प्रदेश के राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। ऐसे शख्सियत आज हमारे बीच में है। आइए उनसे रूबरू होते हैं और उनकी प्रेरणाओं को, उनकी सफलता को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह कल्पा किन्नौर पांगी किन्नौर के अध्यापक हैं हमारे पास, जिन्होंने ट्राइबल एरिया में रहते हुए बहुत अच्छे तरीके से अपने स्कूल को चलाया है और जिन टीचिंग लर्निंग मटेरियल की हम बात करते हैं, उसका अगर कोई उपयोग देखना हो तो मैं समझता हूँ हम दूर दराज के स्कूलों में जाकर देख सकते हैं। रोज
आगे श्री संत कुमार नेगी, जेबीटी राष्ट्रीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला पांगी, जिला किन्नौर। आपके स्वयं के बच्चे भी सरकारी विद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। आपके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने खेल, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। विद्यालय में छात्र नामांकन प्रक्रिया में भी आपका योगदान रहा। राज्य सरकार वर्ष 2024 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। श्री संत कुमार नेगी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर बेस से। और आज का जो हमारा एपिसोड है, जो पहला एपिसोड है, जो अब लगातार हर शनिवार को चालू होगा। लगातार जो एपिसोड आपको दिखाया जाएगा, जीवन की सफलता, सक्सेस इन लाइफ, कि हम अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो हर आदमी के अपने संघर्ष होते हैं, हर आदमी के अपने योगदान होते हैं। समाज के लिए योगदान होता है, राजनीति के लिए योगदान होता है, देश के लिए योगदान होते हैं। ऐसे शिक्षा के लिए योगदान होता है। ऐसे कई फ़ील्डों से हम यहाँ पर हर शनिवार को लेकर आएँगे विशेष अतिथि को, और उनसे जानेंगे, उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे, उनके योगदान के बारे में जानेंगे। तो इस एपिसोड में आपने देखा कि संत कुमार नेगी को राज्यपाल द्वारा जो है देश का जो है, हिमाचल का जो अ, राज्य का जो अध्यापक का, जो प्रतिष्ठित अध्यापक का जो दर्जा दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, राज्य सर्वोच्च पुरस्कार जो 2024 को दिया गया है। तो वो उनके कर्मठ को देखकर, उनके जो है जिस प्रकार से एक प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का विकास जो प्राथमिक शिक्षा से होता है, क्योंकि प्राइमरी से ही हम बच्चों को जो है जिस प्रकार से ढलना चाहते हैं, उस प्रकार से ढल जाता है या ढालना पड़ता है। तो लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम आप देखते हैं कि हमारे जो हमारी जो वर्तमान पीढ़ियाँ है, सरकारी स्कूलों को तवज्जो नहीं देकर प्राइवेट स्कूल की ओर जा रही है। लेकिन ऐसे शिक्षक भी है जो लोगों को प्रेरित करते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो है बहुत बेहतर शिक्षा है। तो यही देखिए, संत कुमार जी ने अपने जीवनी काल में, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, या फिर बच्चों को नवोदय का हो, या फिर एकलव्य स्कूलों में जो है, प्रतिष्ठित स्कूलों में जो है बच्चों को तैयार करके यहाँ से जो है कम से कम 40-50 बच्चों को तैयार करके भेजा है। तो इस सरकारी स्कूलों का एक विशेष योगदान है। ऐसे कई शिक्षक हैं जो ऐसे योगदान दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हिमाचल के अंदर में, किन्नौर के अंदर में योगदान दे रहे हैं। तो क्या ऐसे में हमारे शिक्षकों के साथ अभिभावकों का भी जो है महत्व रहता है? क्या वो शिक्षकों का सहयोग करते हैं? स्कूलों में एसएमसी बने होते हैं, क्या वो एसएमसी जो है हमारे जो है अध्यापकों के साथ मिलकर काम करते हैं? ऐसे कई सवाल हैं। लेकिन संघर्ष की जीवन, हमारे संत कुमार जी के बारे में आपने देखा कि
संत कुमार जी के जो जीवनी के बारे में देखा कि अपने परिक्षेत्र में जब इन्होंने जो है रॉकचरंग जो है पहला जॉइनिंग था, उसके बाद 3 साल इन्होंने काटा। उसके बाद गाँव में गए, गाँव की परिस्थितियों को देखा और जो है एक स्कूल को बेहतर बनाने का प्रयास किया। तो चलिए ऐसे कई शिक्षक और भी हैं हिमाचल के अंदर में, किन्नौर के अंदर में, हम उनको भी बारी-बारी से लेने की कोशिश करेंगे और इसी एपिसोड के द्वारा उनके संघर्ष के बारे में, स्कूलों में किस प्रकार के जो है कमियाँ रहती है उसके बारे में जानेंगे, उस उन कमियों को कैसे दूर करते हैं क्योंकि कई स्कूलों में एसएमसियाँ भी जो है आगे आते हैं, कई स्कूलों में जो है टीचर भी जो है अपने जेबों से खर्चा भी करवाते हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं। तो चलिए संत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है किन्नौर पेज में। सर नमस्ते, बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके फर्स्ट एपिसोड में मैं शामिल हूँ, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। तो बहुत बड़ा मंच जी। है, ऐसा नहीं है कि हाँ जी, तो मुझे ये मौका मिला है, इसके लिए आपको किन्नौर अब तक का बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जीवन में बहुत सारे हमारे जो है सोशल मीडिया में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को आगे नहीं ले पा रहे हैं जिनका संघर्ष हम कई बार जो है हम उनके संघर्षों को भूल जाते हैं। चलिए डिजिटल ज़माना है, हम कोशिश करेंगे कि जो वर्तमान में चल रहे उनके संघर्ष को तो ज़रूर दिखाएँगे क्योंकि हम जो पूर्व के थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके संघर्ष को उनको तो लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहीं न कहीं वर्तमान में जो अब हमारे संघर्ष कर रहे, चाहे राजनीतिज्ञ है, चाहे शिक्षक है, चाहे मज़दूर वर्ग है, उनको हम यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। आपने यहाँ समय निकाला, बहुत-बहुत आभार। और सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई सर, आपको जो राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये इसके लिए सारे मेरे चाहने वाले और मेरा साथ देने वाले आप सब इसके हकदार हैं, तो आप सबको बधाई है इसके लिए। जी, आपने एक हकदार की बात की है, आपने कहा कि मेरे चाहने वाले, तकरीबन आप एक मौखिक तौर पर कहेंगे कि नाम लेकर भी भई श्रेय किसको देना चाहेंगे? बहुत सारे होंगे आपके साथ जुड़े हुए। स्वागत है आपका। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मैं शुरू कर ही लेता हूँ क्योंकि इस बार मुझे 1 नहीं 2 अवार्ड मिले हैं, एक जिला स्तरीय और एक राज्य स्तरीय। तो इसमें सबसे पहले मैं अपने पूरे कलीग्स जो हमारे पंगी स्कूल के 4 पंगी क्लस्टर में हमारे पास 4 स्कूल आते हैं इसके अंदर, तो चारों स्कूल के स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, वहाँ के सारे बच्चे, अभिभावक और पूरे ग्रामवासी सबसे पहले इसके हकदार हैं। उसके बाद मेरे हेड श्री हिशेखर मानेगी जी जो साथ मतलब हमें मोटिवेट करते रहे हैं। उनके कर कमलों द्वारा ही मेरा नाम क्या है पर गया था। फिर जाकर जिला स्तर में मुझे ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन मेरे बीईओ मैम श्रीमती आशा रानी जी, उसके बाद उनकी पूरी टीम, फिर उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री श्री कुलदीप नेगी जी और उनकी पूरी टीम, उन सब ने मेरा नाम कहीं न कहीं आगे भेजा। मैं एक्चुअल में हमारे यहाँ से पूरे किन्नौर जिले से 5 टीचर्स का नाम गया था जिला स्तर के लिए, पर उसमें से 3 नाम छाँटे जिसमें से जेबीटी में अकेला था, तो उसके लिए मैं सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे चुना, मेरे काम को देखा और हमारे पूरे पंगी क्लस्टर के काम को देखा। बेशक इनाम किसी एक को मिलना है, बट श्रेय सबको जाता है। और उसके बाद मेरे पूरे परिवार को जो मेरा हमेशा साथ देते रहे हैं, जब भी मैं सुबह घर से जल्दी निकलता हूँ, शाम को लेट घर आता हूँ, तो कभी मुझसे शिकायत नहीं की कि भई तुम्हारा अलग से ही काम कैसा है। तो इसके लिए मेरे परिवार भी बहुत ज़्यादा इसके हकदार हैं और मेरे दोस्त जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा राजेश्वर जी हैं या वो भी जेबीटी है टांगलिंग में, फिर विजेंद्र जी हैं, वो भी यहाँ पे हैं जीपीएस थनपंगी में, तो ये मेरे बहुत क्लोज़ रहे हैं। फिर मेरा भाई आपको पता है मनोज कुमार नेगी जो खुद जेबीटी है यहाँ पर, तो इन सब का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। बहुतों का नाम मैं नहीं ले पाऊँगा बट जो भी हैं सबको पता है, जो देख रहे हैं और जो मेरे साथ रहे हैं हमेशा, तो पूरा स्टाफ, पूरा पंगी का स्टाफ, पूरे चारों क्लस्टर का स्टाफ, उन सबका इस सफलता में मेरा बहुत योगदान रहा है।
तो ये सब जी, मेरे हकदार हैं और इन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके मन से। जी, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन आपने सबका धन्यवाद किया और मैं भी आपके सभी जितने आपके साथ सहयोगी रहे, उन सबका आभार प्रकट करता हूँ। और रही हमारे किन्नौर के अंदर में कुछ ऐसे स्कूल हैं जो मैं जानता हूँ, आपका भावा वैली का होमते स्कूल है, आपका कल्पा वैली में आपका ख्वांगी स्कूल है और आपका पांगी का स्कूल है, फिर आपका सांगला का स्कूल है, 2-3 कुछ ऐसे स्कूल हैं, जिसमें जी, बहुत बेहतर जो है टीचर काम कर रहे हैं दिल से, लगन से। तो चलिए सभी टीचरों को बिल्कुल। वैसे सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई टीचर अपना जी, ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आधुनिक चीज़ों में हम हमारे को जो दिक्कतें आती है वो कुछ और परेशानी है, तो चलिए सभी टीचरों को यहाँ पर लेकिन यहाँ हमारा जो एपिसोड है वो संघर्ष है, सक्सेस इन लाइफ उससे जुड़ा हुआ। सर पहला सवाल नहीं है, एक चर्चा है। पिता स्वर्गीय जसवीर चंद नेगी जी आप कह रहे हैं, ठीक है जी? हाँ जी। उनके स्वर्गवास के बाद जो है माताजी ने जो है परवरिश किया है आप सभी का। तो माता गलवासी को जो उनका नाम गलवासी पेज के द्वारा जो है मैं नमन करता हूँ। तो अपने माताजी के संघर्ष के बारे में बताइए कि कैसे-कैसे जो है भरण-पोषण, पालन-पोषण किया होगा? जैसे एक समय था हम आज़ादी के बाद जो है जो हमारे पूर्वज रहे फिर विरासत में हमारी कई चीज़ें नहीं रही, फिर संघर्ष का करना करना पड़ता है। ऐसे में फिर बीच में पिताजी का जाना, फिर भाई लोग आप लोग थे। कितने भाई लोग सर कितने भाई, कितने बहन हैं? फिर माता का संघर्ष स्वागत महोदय। जी। सर मैं थोड़ा-सा करेक्शन करना चाहूँगा। पिताजी एक्चुअल में 2010 में मेरे उनका देहांत हुआ था, तो उस दौरान मैं अच्छा, जॉब लग चुका था। हाँ जी। तो जी। संघर्ष तो मेरे पिता और माता का दोनों का रहा है क्योंकि हम एक साधारण परिवार से हम बिलॉन्ग करते रहे हैं। तो 2009 में जैसे ही मैं लगा तो 2009 में डॉक्चरंग में मैं जॉइन किया था। डॉक्चरंग बहुत दूर-दराज क्षेत्र है, आपको पता है। तो वहाँ पे मुझे रूम नहीं मिला तो मुझे बाबा नगर डेक्समुरा में मुझे रूम रखना पड़ा और वहाँ से मैं चलता था। पैदल चलता था तो बहुत ज़्यादा कठिनाई है इतना बहुत दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर तो उस दौरान 2010 में जैसे ही मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो मैं बहुत अ, सदमा सा लगा। तो उसके बाद मुझे लगा कि कहीं न कहीं मुझे अपने घर की ओर जाना चाहिए क्योंकि मेरे माताजी अकेली थी तो अ, उन्होंने 1 साल फिर भी झेला। उन्होंने जब 1 साल नहीं 2010 के बाद 2012 को मैं यहाँ से रोकचरन से आया था तो उस समय इतना अकेले उन्होंने अपने आप को सँभाला था क्योंकि मेरे बच्चे भी उस दौरान छोटे थे, बहुत छोटे थे और बाबा नगर में पढ़ते थे। प्रोजेक्ट स्कूल बाबा नगर में पढ़ा करते थे, बहुत छोटे थे। पहली पहली दूसरी में बेटी थी और बेटा भी शायद यहाँ से जब अम्मा आए थे 17 दिन का था तो बहुत कठिनाइयों भरा रहा वो दिन। तो मम्मी ने अकेला झेला है और परिवार में हम 2 ही भाई हैं, सिर्फ़ 2 भाई हैं, एक मनोज नेगी जो जेबीटी है। तो वो दौर जो था वो बहुत ज़्यादा टफ़ रहा जब पापा मेरे एक्सपायर हुए क्योंकि पापा हमेशा चाहते थे कि ये बच्चा जो है मेरे लिए कुछ ना कुछ करे। क्योंकि वो मेरे लिए मोटिवेशन रहे हैं हमेशा से बचपन से ही। उन्होंने ही चाहा था कि मैं जवाहर नवोदय का टेस्ट निकालूँ और निकालने के बाद उनके दिमाग में ये हमेशा रहा था कि ये बच्चा जब जवाहर नवोदय विद्यालय में जा सकता है तो कुछ न कुछ बन के आ सकता है। उस दौरान सबके दिमाग में ये बना रहता था कि भई जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जाएगा वो कुछ ना कुछ ज़रूर बनता है। बट ऐसा नहीं है। पर जब किसी भी स्कूल में आप जाओ चाहे कहीं पर भी, चाहे प्रतिष्ठित स्कूल हो या छोटा-सा स्कूल हो, बट मेहनत आपको खुद करनी है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप कुछ नहीं बनोगे। तो इसके लिए मैं अपने पापा को हमेशा याद करता रहता हूँ बट मैंने कभी जताया नहीं ये चीज़, ये मैं आज बता रहा हूँ। तो उसके बाद मम्मी अकेले रहे हैं तो उनको सपोर्ट के लिए मैं 2012 में मैं अब स्वेच्छानुसार मैंने ट्रांसफ़र करवाया था और मैं उस दौरान तभी राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोंटापंगी में आया। केवल वहाँ पर 11 बच्चे थे और 11 बच्चों से मैंने किस तरीके से 40 बच्चों तक मैं ले गया हूँ, क्योंकि वो क्षेत्र एक छोटा-सा क्षेत्र है, जहाँ पर 10-12 मकान हैं और बच्चे बहुत कम होते थे। तो वहाँ पर जब मैंने शुरुआत की, तो उसी वर्ष मेरे पास 5वीं में 2 बच्चे थे, 5वीं में 2 बच्चे में से एक बच्चा आलोक भंडारी, मैं उसका नाम लूँगा, वो इस वक़्त एमएससी कर रहा है या शायद उससे आगे निकल चुका होगा वो बच्चा। तो वो मेरा पहला वैसा स्टूडेंट था जब इन सर्विस में जो जवाहर नवोदय विद्यालय में उस साल मैंने उस बच्चे को निकाला। तो उसकी मेहनत भी रही
बट उससे पहले उसके टीचर्स जो थे, खासकर प्रेमलता मैम और सतीश सर मेरे गुरु भी रह चुके हैं, तो उनके साथ मैंने वहाँ पर काम किया था। तो ऐसा नहीं है कि भई मैंने उस बच्चे को करवाया, बट थोड़ा-सा मैंने पॉलिश किया उस बच्चे के जो नॉलेज को। तो उस साल मेरा पहला बच्चा निकला था आलोक भंडारी। तो उसके बाद ये सफ़र बड़ा जारी रहा है। परिवार ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, मम्मी उसके बाद थोड़ा-सा फिर सपोर्टिव रहे हमारे साथ रहने के बाद, थोड़ा-सा फिर पापा के यादों से थोड़ा-सा बाहर आ गए। जी, जब कहते हैं ना कि जब खुशियाँ आती है तो सारी यादें जो है भूल जाते हैं। तो चलिए हाँ आप जी, लोगों की छवि जो है जो आप लोगों की छवि पापा की छवि आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि वैसी मेहनत दिखता होगा जैसे फ़ादर करते होंगे। तो सर बिल्कुल। लगभग आपने जो है आपके स्कूल से जो है 40-50 बच्चे जो है एकलव्य या आदर्श जो है क्या बोलते हैं जवाहर नवोदय स्कूल के लिए निकले हैं। इसमें सवाल ये बिल्कुल। आता है कि किस प्रकार से जो है गाँव में मोटिवेट किया? क्योंकि वर्तमान में लोग जो है सरकारी स्कूलों में ढालना नहीं चाहते, प्राइवेट को ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो कैसे आपने जो है गाँव में जो है बच्चों को प्रेरित किया कि सरकारी स्कूलों में जो है बेहतर शिक्षा होता है और उसके बाद एक बेहतर रिज़ल्ट भी दिया आपने? स्वागत। बिल्कुल सर। मैं आपको बता दूँ, जब मैं रॉकचरंग में था तो मैं अपने बच्चे के लिए भी लोग ये कहते हैं ना कि सरकारी स्कूल के टीचर जो है अपने बच्चों को अपने स्कूलों में नहीं पढ़ाते या सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते। तो ये धारणा कहीं न कहीं सब में गलत बैठी है कि भी नहीं पढ़ाते हैं। बट हमारे यहाँ पे जो है मैक्सिमम टीचर जो हैं, जो पंगी स्कूल में, सभी के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं और पढ़ के निकले हैं। तो उस दौरान अब आप एज़ ए कर्मचारी भी कहें या फिर एज़ ए टीचर, अपना बच्चा जो है ना अपने साथ नहीं रह पाता है, क्योंकि वो अब इतना सेंसिटिव हो जाता है, बच्चा बहुत भावुक रहता है, तो वो सीख नहीं पाता अपने साथ। बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, ऐसा नहीं। तो बट मेरे साथ ये घटना मेरे साथ ये रही कि भई मेरा जो स्कूल है, खोंटा स्कूल, बहुत दूर हुआ करता था। यहाँ से लगभग आप रखो कि मेरे घर से लगभग 2 घंटा लगता है मुझे चलने को ना। तो वहाँ पे मैं अपने बच्चे को साथ नहीं ले जा सकता, तो मैंने दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया, लोअर पंगी में। तो मैं बेटी को वहाँ पर पढ़ाया, बेटे को भी वहीं पढ़ाया। और अ, तो इस बीच जो है कि भई बच्चे मैक्सिमम हमारे सरकारी स्कूल में, मैंने अपने बच्चे सरकारी स्कूल में डाले। तो लोगों को लगा कि भई ऐसा है कि भई जब बच्चे ये इनके यहाँ, कुछ तो कारण होगा, बट वहाँ पे बेशक कोई और टीचर्स थे और उन्होंने मेरे बच्चों को पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया। फिर उसके बाद में ग्राम सभा, हम लोगों ने एक एनरोलमेंट ड्राइव के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया। ग्राम सभा गए, ग्राम सभा में हम लोगों ने पम्पलेट्स बनवाए, छपवाए, फिर उनको बाँटे। हम लोगों ने मोटिवेट किया गाँव वालों को कि भई आप लोग जो है बच्चे हमारे पास भेजो, हम आपको रिज़ल्ट देंगे। उसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम रखा कि भई हर बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएगी, जो बच्चे वीक हैं। हर बच्चों को जो 5th क्लास या 4th क्लास में हैं, उन बच्चों को सर्दियों में पढ़ाया जाएगा और तैयारियाँ करवाई जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। तो उससे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आने शुरू हो गए। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, 2012 को जब मैं खुंटा स्कूल में आया, तो 2012 से अभी 2024 है, 2 साल मुझे ट्रांसफ़र हुए हैं। अभी मैं राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला पांगी में हूँ, 2 साल मुझे हो रहे हैं वहाँ पर है उसी स्कूल के अंदर ही सारे। तो काम हम सारे स्कूलों के लिए करते हैं। कोई एक स्कूल नहीं कि भई मैं खंडा में था तो खंडा के बच्चों को नहीं। मैंने थनपंगी स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया है, लोअर पंगी के स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया है और सेंट्रल स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया है। तो चारों स्कूलों का हमारा एक जैसा हमारा सेशन रहता है, एक जैसी हमारी प्लानिंग रहती है। तो सब स्कूलों के लिए हम लोग काम करते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि इस वक़्त जो हमारा पूरे किन्नौर में 2 स्कूल ऐसा है, पंगी के ही एक ही गाँव में 2 स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरह से डिजिटलाइज़्ड है। सब पूरे क्लासरूम में हम लोगों ने पैनल्स लगवाए हैं, स्मार्ट पैनल लगवाए हैं, वो खुद बच्चे चलाते हैं, खुद चलवाते हैं। हमारे पास कंप्यूटर हैं, हर कमरे में प्रिंटर है, कंप्यूटर के साथ हर कमरे में, क्लासरूम में। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हम लोगों ने अभी तैयार की हैं। पूरा जियो फाइबर हमारे पास पूरे स्कूल में लगा है। पहला प्राइमरी स्कूल था पूरे किन्नौर का, जो किन्नौर छोड़ के हम पूरे हिमाचल का भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि जो हम सबसे पहले हमारे पास लगा। उसके बाद लगे हैं और भी, कोटी स्कूल में लगा है, और जगह भी लगे, बट सबसे पहले हमारे पास लगा था। तो ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जहाँ पे
जो इस तरीके की फैसिलिटी देता होगा। हम लोगों ने पूरे गाँव वालों को इतना मोटिवेट किया, घर-घर जाकर डोर टू डोर हमने बात की है पेरेंट्स के साथ, अभिभावकों के साथ, सभी ग्राम पंचायत के साथ। ग्राम पंचायत हमारे साथ हमेशा इन्वॉल्व रहती है इन सब चीज़ों के लिए, तो हम ग्राम पंचायत पंगी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इसके साथ अ, फिर हम लोग सब पेरेंट्स को मतलब हर हर महीने मतलब हमारी मीटिंग रहती है हर पेरेंट्स की, एसएमसी की नहीं, हर पेरेंट्स की साथ के साथ। तो हम रिपोर्ट साझा करते हैं हर बच्चे बच्चे का आपस में, वो सबसे बड़ी बात रही हमारे पास। तो जैसे-जैसे हमारे पास बच्चे बढ़ते गए, तो आपको मैं एक और बात बताऊँ जो सबसे अलग सी है, यहाँ पे 2 प्राइवेट स्कूल हुआ करते थे पंगी स्कूल में, वो दोनों बंद हो गए। कहीं न कहीं हमारी मेहनत रही है, तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए रही है और दोनों प्राइवेट स्कूल बंद हो चुके हैं इस वक़्त और चारों स्कूल हमारे सरकारी स्कूल है पंगी में। सर, जी। बहुत बेहतरीन। शारीरिक विकास और जो शिक्षा का विकास है वो प्राथमिक स्कूल से ही होता है और आपने ये सब करके दिखाया, आप सबकी टीम ने जितने भी है। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया। एक सवाल यहाँ आता है महोदय जी कि सरकारी स्कूलों को अब विदेशी स्कूल कहा गया। कहने का मतलब सरकारी स्कूल में हमारे गाँव के लोग नहीं आते हैं, बाहर के जैसे बिहार के, नेपाल के रहते हैं। लेकिन बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। के पांगी की बात करेंगे तो पांगी में वो सिद्ध नहीं होता है। तो इससे पहले जी। जब आपने रौचरंग से जब वहाँ गए तो आपका एनरोलमेंट है वो कितना रहा? और आप लोगों के आपके जाने के बाद आपकी टीम ने किस प्रकार से जो है बनाकर अभी कितने तक के बच्चे वहाँ पर है? स्वागत मोहन। जी, जी, तो जब मैं पहले आया था फर्स्ट 2012 को जून 2012 को मैंने जॉइनिंग किया था होंडा स्कूल में। तो उसमें एक सरकार का ये प्रोग्राम था कि भई जहाँ पे 10 से ज़्यादा 10 बच्चे हो मिनिमम, उसी स्कूल में 2 टीचर रह सकते हैं। तो अ, वहाँ पे केवल 11 बच्चे थे, 11 बच्चे भी कैसे-कैसे खींच के वहाँ पर 11 बच्चे रखे गए थे, तो स्कूल बचाने के लिए। तो जैसे मैं आया तो उस साल तो 11 ही रहे, बट उसके अगले बार जैसे-जैसे हम बढ़ते गए, बढ़ते-बढ़ते हमारे पास 41 बच्चे हो गए। 11 बच्चे से 41 बच्चे बनना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही, जो खंटा जैसे स्कूल में है। और खंटा जो है बहुत छोटा-सा क्षेत्र है, अगर देखा जाए तो 2-2 3-3 किलोमीटर के दूरी से बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते थे। हालाँकि बीच में एक ग्लेशियर पॉइंट है, उसको भी क्रॉस करके आते थे बच्चे। तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। सिर्फ़ हमने खंटा स्कूल के लिए नहीं, पूरे चारों स्कूलों के लिए हम लोगों ने काम किया। तो रिकॉर्ड तोड़ हमारे पास एनरोलमेंट रहा है और आपको मैं इस वक़्त बता दूँ कि पूरे किन्नौर में सबसे ज़्यादा प्री प्राइमरी के बच्चे हमारे पास हैं, 38 बच्चे इस वक़्त हमारे पास हैं जो नर्सरी एलकेजी, यूकेजी में हो, वो सबसे बड़ी बात है। इस वक़्त और मैक्सिमम जो 70% बच्चे हमारे पास लोकल हैं और 30% बच्चे हमारे पास लेबर चाइल्ड हैं, जो मज़दूरी कर कर या मज़दूर के बच्चे हमारे पास हैं। तो 70% लोकल बच्चे होना वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने के लिए अहम रोल होता है, अभिभावक का भी अहम रोल होना चाहिए, पंचायत का भी अहम रोल होना चाहिए, एसएमसी का भी अहम रोल होना चाहिए और ख़ासकर जो ज़िम्मेदार शिक्षक है, उसका भी अहम रोल होना चाहिए। तो यहाँ आपके जो क्षेत्र में सबका एक अहम रोल रहा। तो इसमें किसी एक ऐसे व्यक्ति है जो पूरे क्षेत्र में सामाजिक कार्य करता रहा हो, जिनका भरपूर सहयोग रहा हो इन चीज़ों के लिए? जी। जी सर। अगर मैं इस तरीके की बात कहूँ तो सबसे पहले मैं जब आया तो सबसे बड़ी बात होती है कि हेड जो हमारे 4 स्कूल हैं, 4 स्कूल के हेड सीएचई हमारे जो होते हैं, तो जब शुरू में आया तो मैडम थे श्रीमती कुलदीपनी मैडम। तो कुछ ऐसा रहता है कि भई हेड्स कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, अगर हमने काम करना है तो क्या हमें इस तरीके का काम करने दिया जाएगा या नहीं? तो मैंने अभी तक 3 हेड्स के अंडर काम किया है। उस समय कुलदीप मनी मैडम थे, उसके बाद श्रीमती नरेश कुमारी मैम थे और उन दोनों ने इतना सपोर्ट किया, उन्होंने इतनी छूट दी कि भई आप जो करना चाहते हैं आप करो और हमारे तरफ से पूरी तरह से छूट है। इस वक़्त हमारे पास श्री विश्वकर्मा नेगी जी हैं, जो सीएचडी हमारे हैं। वो तो आप ऐसे हैं कि भई अ
अगर हम वो हमें पहले पूछेंगे भी बताओ क्या करना चाहते हैं भाई, किस तरीके से हम लोग हम इस बार एनरोलमेंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हम प्लानिंग करें, किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम बना लें। और पिछले बार तो सर ने ऐसा किया था कि भाई हर महीने जो है हम लोग हर स्कूलों में जाकर एक्टिविटीज करते जाएंगे, चाहे एक एक महीने क्या करेंगे, हम खंटा जाएंगे वहां पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, दूसरे स्कूल में जाएंगे उसमें दूसरे महीने अ, जो हमारी बैगलेस डे होता है उस दिन वहां जाकर हम लोग जो है खेलकूद प्रतियोगिताएं करेंगे, तीसरे बार जाएंगे तो पेंटिंग करवाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना हमारे हेड्स, खासकर मैं इस वक्त तो जो करंट में है वो श्री हिशे कर्मा नेगी जी हैं, जिनकी बदौलत ये सारा काम चल रहा है और उन्होंने पूरे स्कूल को इतना बदल दिया है। कभी कोई भी आना चाहे स्कूल में एक बार विजिट जरूर करें और देखें कि किस तरीके से स्कूल को एक कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण से आपको पूरा का पूरा उसमें झोंक दिया है। अब उसमें हर बच्चा जो है एंड्रॉयड जो एंड्रॉयड स्मार्ट बोर्ड जो है वो यूज कर लेता है, अपने आप खुद यूज करता है बच्चा, जो चाहिए वो देख लेता है। मतलब टीचिंग मटेरियल से रिलेटेड सारी चीजें वो बच्चे वहाँ पे अपने आप चला लेते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा तो मेरे फेसबुक पेज में भी हमारे पास उन बच्चों के वीडियोस डाले गए हैं, काफ़ी वीडियोस ऐसे हैं जो बच्चे खुद करते हुए पाए गए हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर मैं किसी को श्रेय देना चाहूँगा इस वक़्त, तो इस वक़्त में हम हमारे सीएचई सर हैं श्री हिशी कर्माने जी। बहुत बेहतरीन। जब भी हम घर में रहते हैं तो घर में एक मुखिया अगर मजबूत होता है तो घर मजबूत रहता है। तो वैसे ही एक शिक्षा बिल्कुल, भी बिल्कुल। एक मंदिर है और घर है। तो वैसे ही आपका सबके साथ सभी टीचरों का, सभी जो हेडमास्टर है सबका एक सहयोग और गाँव के सभी लोगों का। सर लगभग मेरे ख़्याल से 65 से 68 जो है प्राथमिक स्कूल होंगे। मुझे अनुमान नहीं है किन्नौर के अंदर में कितना है। लेकिन हाँ कहीं जी। न कहीं जो है आज का जो है अब जो है आबादी तो बढ़ रही है, दिन-प्रतिदिन आबादी बढ़ रही है। ऐसे नहीं है कि बच्चे नहीं हैं, बच्चे तो जी, हैं बिल्कुल। गाँव में गाँव में आज से पहले 600 आबादी रही होगी 2011 में, तो उस गाँव में आज डबल हो गया, 1200 की आबादी होगी। हाँ जी। तो लगभग जो है पलायन हो रही है, मतलब वो अच्छी क्वालिटी के लिए। तो क्या आपकी तरह जो है ऐसे गाँव में सुधार नहीं हो सकते जैसे आप लोगों ने जो है पांगी में किया है? तो क्या ऐसे हो जी, सकता बिल्कुल। है और जगह भी? देखिए अब जो है सरकार ने जो है वो बंद कर दिया है, मतलब कई स्कूल बंद भी कर दिया है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे जो है किन्नौर बिल्कुल, वासियों को? जी, स्वागत है। बिल्कुल सर। इस बार हमारे किन्नौर से भी 6 प्राइमरी स्कूल्स को मर्ज कर दिया गया। अब अगर सोचा जाए तो 6 स्कूल में आप 2-2 टीचर्स भी लगाएँ तो 12 टीचर्स की आपकी पोस्ट चली गई। ठीक है, उसके बाद 6 आपके मल्टीटास्क वर्कर चले गए, 6 आपके खिचड़ी बनाने के लिए जो हेल्पर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो चले गए। तो कहीं न कहीं हमारी जॉब भी खतरे में है। सेकंड चीज़, शिक्षा विभाग एक इतना बड़ा विभाग है जिसमें जॉब का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम देखें तो हम चाहते क्या हैं? हम चाह रहे हैं कि भी शिक्षा बहुत अच्छी हो, प्राइवेट स्तर पे हमारे बच्चों को लगाया जाए, निजी स्कूलों में हमारे पास लगाया जाए और वहाँ पे लगाने के बाद अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जॉब जो है सरकारी में जाए, सरकारी में ढूँढे। तो ये सबसे मतलब गलत सोच हम कह सकते हैं लोगों को। जब तक हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाएँगे, सरकारी स्कूलों को आप बचाएँगे नहीं, तब तक हम जो है जॉब बचा ही नहीं सकते। तो जॉब बचाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालो, एनरोलमेंट बढ़ाओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस वक़्त जितने भी अध्यापक हमारे कार्य कर रहे हैं, सबके साथ हम लोग जुड़े हैं। हम लोग हर हर स्कूल के बच्चों को हम ऑनलाइन कोचिंग भी हम लोग दे रहे हैं। तो हमने देखा है उन बच्चों को, वो बहुत ही ज़्यादा अ, सक्षम है इन चीज़ों को करने के लिए। बट कहीं न कहीं आपको विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा हर टीचर्स के ऊपर। जब तक आप अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं तो उस स्कूल को आप यही सोचेंगे कि भई सरकारी स्कूल के टीचर जो हैं काम नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकारी स्कूल के टीचर्स के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो वो अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो मैं ये नहीं कहता कि सरकारी स्कूल के टीचर्स मतलब काम नहीं करते और प्राइवेट के काम करते हैं। काम दोनों करते हैं। स्कूल्स प्राइवेट हो चाहे सरकारी स्कूल्स दोनों सही हैं और बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है।
सरकारी स्कूल में भी काम हो रहा है, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी-सी ये आपको समझने की ज़रूरत है। अब अगर हम सोचें तो मान लीजिए मैं खोंटा स्कूल में हूँ, वहाँ पे 2 टीचर हैं, 2 टीचर के साथ हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास प्री प्राइमरी भी के बच्चे भी हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास। तो 5 क्लास हम लोगों ने पढ़ाना है। हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग समझें। इस तरीके से पढ़ाने के बावजूद हम बहुत अच्छे तरीके से हम उन बच्चों को कहीं न कहीं पूरी शिक्षा दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे पास कमियाँ भी रहती हैं क्योंकि हम भी एक इंसान हैं। टीचर है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हो गए और गलतियाँ नहीं होगी, गलतियाँ हमारे से भी होगी। बट कहीं न कहीं आपको विश्वास करना पड़ेगा कि भई इस स्कूल को अगर बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना चाहते हैं, तो सरकारी स्कूलों को बचाना पड़ेगा, उसके लिए आम जनता को आगे आना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों को सिर्फ़ अपनों को ही नहीं देखना है, आने वाले पूरे बच्चों को देखना पड़ेगा, भविष्य को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बच्चों को का भविष्य बचाया जा सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब अगर है, तो सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा जॉब है, ये एजुकेशन में सबसे ज़्यादा जॉब है। मैं अभी एक और बात कहना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि भई अपना सरकारी स्कूल लोग कह रहे हैं, आप नहीं, लोग कह रहे हैं कि भई सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं पढ़ाते। मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, मेरे एक बच्चा है निशान भंडारी, इस बार उसको मैंने पढ़ाकर जवाहर नवोदय विद्यालय वो गया था। तो वही इस वर्ष उसने नीट का एग्ज़ाम निकाला है। आप सोचो उस बच्चे ने भी तो कहीं न कहीं सरकारी स्कूल से ही मतलब शिक्षा ली है। मैं खुद इसी स्कूल में पढ़ा हूँ और इसी स्कूल से मैं निकला हूँ। इसी स्कूल से निकलने के बाद जब मैं जेएनवी चला गया था, तो जेएनवी में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं। जो चीज़ मैंने सीखी है, ऐसा है कि हॉस्टल लाइफ़ में अच्छी चीज़ें भी आपको सीखने को मिलती हैं, बुरी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें आपने लेनी है, क्या चीज़ें आपने छोड़नी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस वक़्त बहुत ज़्यादा काम आ रही है, जब मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ या अपने स्कूल में कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं हम लोग, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी पॉज़िटिव चीज़ें रही है, जहाँ से मैं ये काम कर रहा होता हूँ। तो जहाँ तक मेरा कहना है, तो जब तक आप अभिभावक और जनता स्कूल में जाएँगे नहीं, अपने बच्चे डालेंगे नहीं, उनकी कमियों को आप बताओगे नहीं, उनके साथ आप डिस्कस करोगे नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने बच्चे तो नहीं डाल रहे हो, पर टीचर्स को आप गालियाँ दे रहे हो, भई ये पढ़ाता नहीं है, ये कुछ कराता नहीं है, तो ये बात नहीं बनेगी। आपको बच्चे डालने पड़ेंगे, तब जाके आपको डिस्कस करना पड़ेगा, भई देखो मेरा बच्चा यहाँ पीछे रह रहा है, तो क्या कारण रहा है? क्योंकि सरकारी टीचर्स के पास बहुत सारे काम हैं, बट इन कामों के होते हुए भी हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ ना कुछ करें। और एक बात मैं कहूँगा, इस वर्ष जो है ये हमारे निचार में जब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 6th क्लास का, टॉपर मेरे स्कूल का बच्चा था। 93 मार्क्स के साथ मेरे स्कूल का बच्चा आया। अब आप मुझे ये बताओ, पूरे किन्नौर में कितने स्कूल प्राइवेट हैं और कितने सरकारी हैं? 93% मार्क्स के साथ बच्चा फर्स्ट आ रहा है और जो सेकंड था ना, वो 87 के आसपास था, 87 के आसपास मार्क्स था। तो वो सोचिए आप, अगर हमारे स्कूल का बच्चा भी इतने बच्चों को टक्कर दे सकता है। एक यही चीज़ नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। 2 बच्चे थे जो पूरे स्टेट में पिछले बार जीके में हमारे पास टाई में रह गए, अदरवाइज़ हमारे पास एक पोज़ीशन, थर्ड पोज़ीशन हमारे पास पिछली बार पूरे स्टेट में हमारे पास जीके में आ जाते वो बच्चे। तो हमारे बच्चे भी कहीं पीछे नहीं हैं। हम लोगों ने बहुत बच्चों को मतलब बहुत स्कूलों को भी के साथ हमने टफ कॉम्पिटिशन्स दिए हैं। तो ये नहीं है कि सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं है। सरकारी स्कूलों को जब तक आप सहयोग नहीं करोगे, जब तक आप साथ नहीं दोगे, जब तक आप जुड़ेंगे नहीं उस संस्था में, तो तब तक ये बचेंगे नहीं। जब जुड़ेंगे तब जी, जाके आप इसमें सोच सकते हैं कि हाँ, हमारे पास भी बहुत कुछ है करने के लिए। सर एक सवाल आया है। भगत राम नेगी जी जी सर। इन्होंने एड्रेस नहीं दिया कहाँ से है। तो सरकारी स्कूल के अध्यापक स्वयं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते, तो क्या कारण है? कारण तो होगा, कुछ ना नहीं, कुछ इसका कारण भी होंगे। जी, बिल्कुल, इसका जी, जवाब मैंने पहले भी दिया था आपको कि देखो मेरा मेरा बच्चा था, मैं अपने साथ नहीं पढ़ा। मेरी जॉब देखो ना, मैं कहाँ पे हूँ और मेरा स्कूल कहाँ पर है, बहुत दूर। मैं 2 किलोमीटर चलाकर मैं अपने बच्चों को नहीं ले जा सकता था।
तो मैंने वहां तो नहीं ले गया, बट मैंने सरकारी स्कूल में जरूर डाला और दूसरे सरकारी स्कूल में डाला, लोअर पंगी में, जीपीएस लोअर पंगी, वो भी सरकारी स्कूल है। बाकी सबके निजी कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, खासकर टीचर्स के साथ बहुत सारी दिक्कतें आती है। आप लोग ये नहीं समझते, सब ये नहीं समझ रहे हैं कि वे अपने बच्चों, सरकारी स्कूल के टीचर जो है अपने बच्चों को नहीं डाल रहे हैं और दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं। सरकारी स्कूल का टीचर जो है अपने बच्चे कहीं भी लगाए, एक बात याद रखें, सरकारी स्कूल का टीचर कहीं भी लगाए, शाम को वो अपने बच्चे को जरूर ध्यान देगा, ध्यान जरूर देगा, नहीं देगा नहीं, जरूर ध्यान देगा। बट कारण बहुत सारे हैं, निजी कारण हो सकते हैं। बट मेरे जो बच्चे मेरे बच्चे हैं या मेरे ब्रदर के बच्चे भी पढ़े हैं, तो दोनों यहीं से पढ़े हैं। मेरा बच्चा, बेटी सरकारी स्कूल से ही पढ़ी है और +2 सरकारी स्कूल से किया है, और इस वक्त जो है कॉलेज में है, लॉ कर रही है, तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, मैंने कभी बच्चों को थोपा नहीं है कि भाई तुम ये करो, मेडिकल लो, नॉन मेडिकल लो, कभी नहीं थोपा। दूसरा, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा अभी +1 में है, वो भी 5th क्लास मेरे स्कूल में नहीं था, बट सेंट्रल स्कूल में था, तो दूसरे टीचर्स उसको पढ़ाते थे। मैंने कभी नहीं बोला कि भाई प्राइवेट स्कूल में भेजा जाए। उस स्कूल में पढ़ा, और आपको मैं बता दूं, उस बच्चे ने उस समय टॉप किया था। जब वो जवाहर नवोदय विद्यालय गया था, तो टॉप रैंक में था। तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, वो भी जेएनवी में पढ़ा है बच्चा। तो ये देखो, अगर हम अपने, मैं तभी बोल सकता हूँ आपको कि भाई आप भी हमारे स्कूल में डालें। मेरे पास सबका जवाब मेरे पास है। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं, और हमारे आने वाले बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, जितने भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, बहुत से अध्यापक हैं जिनके पढ़ते हैं, और जिसके नहीं पढ़ते हैं उनके बहुत सारे निजी कारण हो सकते हैं। उन पर टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि मैं इतना वो हूँ। जी। तकरीबन मैं भगत राम जी को बताना चाहता हूँ, कई सवाल मैंने टीचरों से किया तो उन्होंने कहा भी, बताना चाहता हूँ, हर बच्चा, हर माँ-बाप अपने बच्चों को अव्वल देखना चाहता है, लेकिन कई जगह सरकारी स्कूलों में जो है पूरे फुलफिल जो है टीचर नहीं होते हैं। इस वजह से भी उनको कहीं न कहीं जो है अपने आप से समझौता करना पड़ता है। तो इस कारण से भी वो उनको जो है ये दिक्कतें आती है। तो चलिए, ये सब ये हमारा संघर्ष का वो है। तो सर, आपने कहा था कि आपको जब जेबीटी प्रशिक्षण किया आपने, तो आपको आइडिया था कि मैं शिक्षा विभाग में जाऊँगा और उसके बाद में कुछ बदलाव लाऊँगा। ये पहले से ही प्री प्लानिंग थी कि उसके बाद जब आपने देखा गाँव में जाके, उसके बाद आपने ये प्लानिंग की कि मैं इसको जो है एक अव्वल दर्जे का जो है सरकारी स्कूल बनाऊँगा? स्वागत है। सर, एक्चुअल में मैंने पहले नहीं सोचा इस तरीके से, जब बट टीचिंग वाला जो प्रोफेशन है, अगर देखा जाए, तो जब मैं 8th में पढ़ता था, तो तब से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब मैं खुद स्टूडेंट था 8th में, तब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों को मैं पढ़ाया करता था, तो और सर्दियों में पढ़ाया करता था। मैं जेएनवी से जब छुट्टी होके आता था दिसंबर में, तो सर्दियों में मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। तो पहला स्टूडेंट मेरा उम, 1996 में रहा है। उस समय तो पहला मेरा स्टूडेंट था जेएनवी में जो सिलेक्ट हुआ, वो जब मैं 8th में था उस समय था। तो उसके बाद मैं टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा धीरे-धीरे बढ़ता गया। तो 2000 जैसे मेरी ग्रेजुएशन हो गई, तो मैं उस दौरान ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन पढ़ाता था गाँव में ही, और गाँव में ही मैंने कोचिंग सेंटर खोला हुआ था, तो एसएम एकेडमी के नाम से मैंने खोली थी। उस दौरान मेरे इतने सारे, मैं कॉलेज तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मैट्रिक नहीं कर पाते थे उस दौरान। तो उनकी क्लासेस मैंने सर्दियों में लेनी शुरू कर दी, और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पढ़ने, मतलब वो पास होते गए। तो इस तरीके से मैं फिर एक संदेश पब्लिक स्कूल हुआ करता था पंगी में, तो उसमें मैंने 2 साल जॉब किया, और वो जॉब करते-करते मैं जैसे टीचिंग में मैं जुड़ता गया, तो उसी दौरान मैं 2006 में मैं सिलेक्ट हुआ जेवीटी के जेवीटी प्रशिक्षण के लिए। तो वो मेरा पहला पड़ाव रहा। सर, और जहाँ तक जहाँ तक सोच है कि भई मैं आगे जाकर ऐसा करूँगा, तो उस समय नहीं सोचा, बट जब मुझे इतना दूर-दराज क्षेत्र मिला, तो वहाँ पर जो है केवल 3 बच्चे थे रॉकचरंग में। इस वक़्त वो स्कूल बंद हो चुका है,
सोलारिंग और रोकचरंग दोनों स्कूल बंद हो चुके हैं, तो उस दौरान 3 बच्चे थे। तो जो आपका जोश होता है नया-नया कार्य करने के लिए, तो वहाँ पर बच्चे नहीं होने के कारण वो सारा ठंडा पड़ गया। तो मैंने 3 साल में मेरा भी लगभग बहुत इतना अच्छा नहीं रहा, बट जब मैं यहाँ आया गाँव में, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा चेंजेस करना शुरू कर दिया और मुझे मोटिवेशन मिला लोगों से भी, अभिभावकों से भी और ग्राम पंचायत से भी। तो वो ज सबसे ज़्यादा मेरे लिए अ, पड़ाव पहला पड़ाव मेरा वहाँ पर रहा। सर अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। जी, आपने जो है 2024 का जो है अध्यापक पुरस्कार, राज्य अध्यापक पुरस्कार जीता है, मतलब जीता नहीं, आपको दिया गया है, जी सम्मानित सर। किया गया है। तो आपको भी यहाँ पर आपके गुरु देख रहे होंगे, जैसे आप शिष्य को देखकर जो है प्रोत्साहित होते, उत्साहित होते कि मेरा शिष्य आगे गया है, नीट में जा रहा है, तो ऐसे ही गुरु होंगे। तो आप कोई ऐसे गुरु है जिनकी प्रेरणा आपको हमेशा याद करती हो, उनकी बातें आपको हमेशा याद करती हो? जी। जी, बिल्कुल ऐसे तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मेरे पापा हैं सबसे पहले, फिर मम्मी और पापा मेरे रहे हैं। तो प्रोफ़ेशन को अगर देखा जाए तो मुझे हमेशा ये कहा गया है कि प्रोफ़ेशन को केवल पैसों के लिए ना करें। पैसा तो आप किसी भी तरीके से कमा सकते हैं। आजकल तो आपको भी पता है कि भई पैसा कमाने के लिए अम, कुछ भी साधन आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं, ऑनलाइन तरीकों से बच्चे पैसे कमा रहे हैं। फिर बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेशंस हैं। फिर तब मैं अब आने वाले अपने बच्चों के लिए भी मैं हमेशा कहता हूँ कि भई अगर एक बेटा है मेरा अपना बेटा, तो वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो मैंने हमेशा उसको कहा कि भई अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो केवल सेवा को लेकर जी, सेवा सोच कर आपने डॉक्टर बनना है, पैसों को लेकर डॉक्टर नहीं बनना क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सोचते बच्चे बच्चे ये सोचते हैं कि उस प्रोफ़ेशन में जो है ना पैसा बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं आपको बताऊँ मेरे अपने स्कूल्स की बात भी करूँ तो हमारे किन्नौर का ये पहला स्कूल है जो पूरे 12 महीने चलता है। पूरा 12 महीना सर्दियों में भी हमारे पास ये क्लासेस चलती हैं और अब तो पूरे किन्नौर के बच्चे हमारे से हमसे जुड़े हैं और बहुत इस बार जो सर्दियों में हमारे पास थे, बहुत दूर-दराज के बच्चे आए थे। चांगो से आए थे हमारे पास, फिर बरी से आए थे हमारे पास बच्चे, रुपी वाले बच्चे जुड़े थे हमारे पास। तो इतने दूर-दराज के बच्चे हमारे पास जुड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं और वो ये बोलते हैं कि सर आपकी फ़ीस कितनी है? अब आपको मैं ये बता दूँ कि फ़ीस हम लोगों ने कभी किसी से ली नहीं है और ना कभी हम लेंगे। हम लोग पूरी की पूरी मुफ़्त में हम ये अभियान चला रहे हैं और ये डिप्टी डायरेक्टर के परमिशन के साथ हम लोग चला रहे हैं, कोई अपने मन-मर्ज़ी का नहीं। इसके लिए जो है गाँव वाले क्या करते हैं, डोनेट करते हैं सर्दियों के लिए। जैसे सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है तो आपको आग जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है या फिर लाइट का अगर बिजली का बिल देना है सर्दियों में तो वो जो है अभिभावक सारे इकट्ठे कर दे देते हैं। ये कहीं न कहीं अभिभावकों का भी रोल है इसमें और अगर मैं कहूँ मेरे असली गुरु कौन है, तो एक उसके बाद जो मेरे गुरु अभी पीछे भी जब मुझे सम्मानित करने के लिए जब मेरा वेलकम करने आए थे, तो पार्वती मैम हैं, जिन्होंने मुझे उनके टीचिंग से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ और उनके टेक्निक से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। आने वाला समय तो ऐसा है कि भई पढ़ाना बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है क्योंकि बच्चे पहले ही ऑलरेडी तैयार होकर आते हैं। नेट से इंटरनेट का ज़माना है। बच्चे पहले ही आपको अगर टीचर्स को नहीं आए क्लास में अगर कहीं गलती से मोबाइल भी देखना पड़ जाए, तो बच्चे ये बोल देते हैं, "सर आपको नहीं आ रहा है, मोबाइल में देख रहे हो।" तो ज़माना बिल्कुल। इतना बहुत सारी चेंजेज़ हमारे पास आ रही हैं और मैं जो बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या टीचर बनना चाहते हैं, मैं उनको एक ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि आप केवल सेवा भाव को लेकर चलें। आप ये मत सोचिए कि भई मुझे पैसा कमाना है। पैसा तो आप कमाओगे बट जो संतुष्टि आपको सेवा भाव में मिलेगी, वो कभी कभी किसी चीज़ में नहीं मिलेगी। ये मैं हर बच्चे को कहना चाहता हूँ। जी, बहुत खूब। सर शिक्षक से ही देखिए, एक शिक्षक जो है प्राइम मिनिस्टर बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है ना? शिक्षक से बहुत सारे जो जी, है डॉक्टर, इंजीनियर तैयार होते हैं, लेकिन शिक्षक एक शिक्षक ही रह जाता है। आज जो है अगर बिल्कुल। वर्तमान परिस्थिति में देखें, क्या शिक्षकों को पहले से ज़्यादा मान-सम्मान मिल रहा है? अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमारा एक टाइम था,
हमारे टाइम में हम लोग अपने गुरुओं को देख के तो छुपते थे, डरते थे। क्या आज वर्तमान की पीढ़ी जी, से बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि टीचरों का सम्मान जो है मिल रहा है? मतलब कुछ इस प्रकार का जो हमारे बच्चे जब आते हैं तो किस प्रकार का वो हमसे आपसे मिलते हैं? स्वागत मोहन। बिल्कुल सर। अगर देखा जाए जी, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सम्मान नहीं मिल रहा है, बट अ, अब भी अगर मैं देखूँ, अभी सम्मान की बात कर रहे हैं, तो जब मेरे बच्चों का रिज़ल्ट आ रहा होता है, तो जब वो पास हो रहे हैं या फिर कुछ अच्छा नंबर लेकर आ रहे हैं, तो वो जो है, हमें ये लगता है कि भई देखो, सबसे बड़ा प्राइज़ ये है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, इस बार जब सम्मान मुझे मिला, सम्मान मिलने पर जब आपने छोटी-सी जीवनी में उसको डाला था, एक छोटा-सा क्लिप डाला था, हमारे एजुकेशनल सेक्रेटरी का क्लिप डाला था, पंगी स्कूल के बारे में। तो उन्होंने जब 5-6 स्कूलों का उन्होंने नाम लिया, तो जब पंगी स्कूल का नाम दिया, तो वहाँ पर मेरी बेटी बैठी थी, प्रियांशी, तो वो इतनी मतलब इमोशनल हो गई कि भई देखो पापा ने क्या काम कर दिया है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम रहा, बाकी प्राइज़ेज़ तो ख़ैर मिलते रहेंगे जब आप अच्छा काम करेंगे। सेकंड, जब बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चे जब मैं आया, तो बच्चों ने मुझे इस तरीके से स्वागत किया, कि भई मैं खुद रोया थोड़ी देर तो ना, पैर पैर छूना रोज़ का, बच्चे ऐसा नहीं है, जब मेरे जितने पढ़ाए बच्चे हैं मेरे पास आते हैं, पैर छूकर नमस्ते करते हैं, और इतने बड़े-बड़े बच्चे हैं इस वक़्त, तो ऐसा नहीं लगता है कि मेरी उम्र इतनी हो रही है, नहीं लगता, बट जब बच्चों को देखता हूँ, उन बच्चों को जो इस वक़्त ग्रेजुएशन करके चले गए हैं, जो आगे जाकर कुछ प्रोफ़ेशन में भी हैं, तो वो सारे उन सबको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे ऐसा नहीं है, पहले के ज़माने में आप सही बता रहे हो कि भई हम लोग डरते थे। बच्चों को अगर टीचर हम लोग देखें सामने, तो हम हमेशा डरा करते थे और छुप जाते थे भी, देखो कहीं मेले में छुप रहे हैं या कहीं बाज़ार में हैं तो वहाँ छुप रहे हैं। बट अब क्या है, अब ज़माना ये है कि भई हेलो, हाय करते हुए जाएँगे बच्चे और आएँगे, गले मिलेंगे या हाथ मिलाएँगे। तो नहीं, कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, छुपना उस समय का अलग-सा सिचुएशन था, अभी का कुछ अलग-सा सिचुएशन है। जिस तरीके से हम लोग आधुनिकीकरण में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें कई चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। बट एक चीज़ ये है कि कहीं न कहीं हम इन बच्चों को बुरी चीज़ों से, बुरी संगतों से और नशे जैसी चीज़ों से, मैं खुद नहीं करता, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, इन चीज़ों से हमेशा दूर रहें, और मैंने कभी हाथ नहीं लगाया है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे आने वाले सभी बच्चे जितने भी हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो इन चीज़ों से दूर रहे। बस ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक पेड़ में फल सब एक समान नहीं हो सकते। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई कलर वाला होगा, बहुत अच्छा होगा, कोई टेस्टी होगा, कोई कलरलेस होगा। तो कहीं न कहीं उन चीज़ों को देखना पड़ेगा, उन चीज़ों को सुधारना हमारे हाथों में है, और जब तक हम आम जनता, आम पब्लिक इन चीज़ों को नहीं समझेगी, अपने बच्चों को नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग अ, गलतियाँ ही ढूँढते रहेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बेहतरीन आपके साथ हमने चर्चा किया और बहुत अच्छा लगा। सर, जाते-जाते आप हमारे जो किन्नौर के वासियों को, आप अपने बच्चों को, अभिभावकों को, युवा पीढ़ी को आप ये देते जिन जो भी है और सरकारी स्कूल का महत्व ज़रूर बिल्कुल सर। मैं जाते-जाते मैं यही कहूँगा कि आप एक बार भरोसा करके देखें, इन स्कूलों को बचा कर देखें, एक बार बचाइए। आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं कहूँगा कि भई आप हम पर विश्वास करके देखिए। अगर किसी भी अभिभावक को, किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी व्यक्ति को अगर हमसे कोई मदद चाहिए, बच्चों की प्रैक्टिसेज़ से रिलेटेड हो, या फिर बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कोई टॉपिक से रिलेटेड हो, हम हमेशा तैयार हैं, कभी भी आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं, और उन बच्चों को हमेशा पढ़ाने के लिए तैयार हैं जो सक्षम नहीं है ट्यूशन्स पर लगाने के लिए या कोचिंग जाने के लिए। हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे उन बच्चों के लिए। पिछली बार से हम लोगों ने ये प्रोग्राम हमने चलाई है, जो बच्चे नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं, उन बच्चों को हम ऑनलाइन क्लासेस भी लगा रहे हैं। और रही बात संदेश की, तो मैं सिर्फ़ ये संदेश दूँगा कि हमारे
पूरे स्कूलों को बचाइए। इन स्कूलों को बचाने से क्या होगा, हम सबका फ़ायदा होगा। आने वाले समय में आपका पैसा तो बचेगा ही बचेगा, आपके बच्चों का फ्यूचर बचेगा, उनकी जॉब बचेगी। नहीं तो आप प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ इतना बढ़ रहे हो कि भई जिस दिन आपकी जेब ढीली होती जाएगी, तो वो आपका बहुत खतरनाक समय आने वाला है। इसलिए हम सरकारी स्कूलों को ज़रूर बचाएँ। ये एक शिक्षा का मंदिर है, जिस तरीके से आप मंदिर को सजाते हैं, मंदिर की पूजा करते हैं, इस चीज़ को भी आप पूजा कर इसे भी आप इसको भी एक मंदिर की तरह ही आप पूजा करें। अगर मौका मिले तो हमारे पास ज़रूर आएँ, पंगी स्कूल को ज़रूर विज़िट करें और हमारे कार्य को देखें, हमारी कमियों को भी बताएँ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप जितने युवा हैं, युवा साथी हैं, हम आप सबको कहना चाहेंगे कि भी हम अभी बहुत अ, अभी हम हमारी ये शुरुआत है और जो ये हमें प्राइज़ मिला है, इससे मेरी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी पूरी टीम की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। आने वाले समय में और ज़्यादा हम इन कार्यों को करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर शिक्षा दें बच्चों को। जी, एक आपके लिए बताया कि राज नेगी कह रहे हैं कि महोदय आप उन अध्यापकों को संदेश दें जो अपना नैतिक मूल्य खो चुके हैं। स्वागत महोदय। सर मैं तो इतना बड़ा हूँ नहीं कि भई मैं सबको भई नैतिक मूल्य तो कोई खोया नहीं होगा कोई अध्यापक। हाँ, कहीं न कहीं, कहीं भटक भी गए हों हम तो कुछ कारण ज़रूर हुए होंगे, कोई अपना पर्सनल रीज़न हो सकता है बट अधिकतर मैं वही बोल रहा हूँ जब तक आप उस संस्था के साथ, उस स्कूल के साथ नहीं जुड़ेंगे, आप क्वेश्चन करने के लिए फिर बाध्य नहीं हो। जब आप जुड़ेंगे उसमें, अपने बच्चों को डालेंगे, अपने न आप उसमें कुछ न कुछ थोड़ा-थोड़ा योगदान ज़रूर दें, तो ज़रूर देने पर आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हो अगर आप उसपे उस पर वो अध्यापक खरा नहीं उतर रहा हो। मैं हमेशा यहाँ पर भी बोलता हूँ जितने भी अभिभावक हैं या बच्चों के पेरेंट्स हैं सभी, कि भई अगर हमारे से कोई कमी हो रही है, हमारी कोई गलतियाँ हो रही है, तो आप हमें सीधे क्वेश्चन्स करें, सीधे पूछें कहाँ पे कमियाँ रह रही हैं। तो हम हमेशा तत्पर हैं उन चीज़ों के लिए। बाकी जो किसी को हम किसी और आपको मैं बताऊँ जैसे आपने नाम निकाला था हमटे स्कूल का या फिर खोंगी स्कूल का या आपका थापा सरिंग वाला स्कूल, तो ऐसा नहीं है यही स्कूल है, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो जिनमें अध्यापक काम कर रहे हैं। इस बार जो मैं बता रहा था कि ईएमआरएस में बहुत सारे स्कूल जो हैं हमारे सरकारी विद्यालयों से निकले हैं, ईएमआरएस स्कूल में बच्चे। तो सरकारी स्कूल के बच्चे जैसे आपके छितकुल से देखो दूर-दराज क्षेत्र से 2-2 बच्चे एक साथ निकले या रक्षम से निकले, फिर सांगला से निकले, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ से हम रिज़ल्ट दे रहे हैं। बट आप कहीं न कहीं आपको विश्वास रखना पड़ेगा, हम पर विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके ये रिज़ल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि कभी भी भई ये टीचर्स पर आप ब्लेम लगाओ। जब तक आप इसमें जुड़ेंगे नहीं, इस संस्था से जुड़ेंगे नहीं, तो आप कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। इसलिए आप जुड़ो, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। हर हर स्कूल में आप कहीं न किसी भी ज़रिए से आप आ सकते हो और तब जाके आप उसमें क्वेश्चनिंग कर सकते हो, अभी टीचर्स जो है काम नहीं कर रहा है। और मैं आपको बताऊँ जी। किन्नौर का ऐसा पहला स्कूल है जो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक क्लासेस यहाँ पे लगती है और पूरे गर्मी, सर्दी या पूरे सर्दियों में मतलब बर्फ के बीच में भी हमारे पास क्लासेस लगती हैं। अगर इसका आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, हमारे स्कूलों में आ सकते हैं। बहुत से बाहर के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और हम इस बार अगले वर्ष से तो हम कुछ नया करने जा रहे हैं, जो हमारे सीएचई सर के दिशा निर्देशों से हम लोग करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग चेंजेज़ लाना चाहेंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो हम पर विश्वास कर रहे हैं इस तरीके से। जी, बहुत सारे लोगों ने आज आपको बधाई दी है, तो उन सब के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, न सर बहुतों ने मुझे बधाई दी है, बहुतों ने मेरा वेलकम किया, ख़ासकर ग्रामवासियों ने एक और बताऊँ मैं राजधन युवक मंडल ने मुझे बहुत ज़्यादा वेलकम किया था, गाज-बाज के साथ मतलब मुझे इतना सम्मानित किया, वेलकम किया। पूरे मेरे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस से, मैसेंजर से थैंक यू धन्यवाद किया, मुबारकबाद दी मुझे। तो मैं उन सबको कहना चाहूँगा ये एक शुरुआत है, ये अभी इस बार शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होना है। आप सब मेरा इसी तरीके से साथ देते रहिए। आप सबको मैं और अच्छा करके हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये प्राइज़ मेरा नहीं है, ये उन बच्चों का है जिन बच्चों ने रिज़ल्ट दिया है क्योंकि जो इस बार की जो प्रक्रिया थी, उसमें जो है पूरा रिज़ल्ट बच्चों पर
बच्चों को देखकर ही बनाया गया था। खासकर मैं उन ज्यूरी टीम्स का भी नाम लेना चाहूँगा। श्री जियालाल सर, प्रिंसिपल जीएसएस रिकांगपिओ, श्री कृष्ण गोपाल सर, प्रिंसिपल जीएसएस देवी चंडिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोठी, फिर अनिल कुमार सर हैं, भाषा अध्यापक हैं, बीईओ मैडम श्रीमती आशा रानी जी, फिर उनकी ज्यूरी में थे कमल कुमार जी सापनी के डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में हैं, वो काम करते हैं, तो वहाँ पे ऑफिस में हैं। और हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर कुलदीप सर तो पहले से ही ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व रहे ही हैं। फिर मेरे सीएचडी सर, तो उनका नाम तो फिर ना लिए बगैर तो बनता नहीं है ये सारी चीजें। और मेरे पूरे परिवार को भी मैं हमेशा इसमें सम्मिलित करना चाहूंगा, पूरा ग्रामवासी। और जो ये मेरा प्राइज अकेले का नहीं है, सब इन सब का बनता है, और इन कामों को देखकर ही ये बना, मतलब ये प्राइज मिला है। और एक चीज मैं बताऊंगा, इस बार मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप का एग्जाम हुआ था, जो हर साल होता है। तो उसमें पूरे किन्नौर से 5 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जो लिस्ट आती है, तो वो पूरे 5 के 5 बच्चे जो है मेरे स्कूल, हमारे स्कूल के हैं, पंगी के ही हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि रही है। और इनमें से जो अभी सेकंड फेज में जो बच्चा अभी निकलेगा, और निकलेगा तो पंगी से ही, तो उस बच्चे को 1,80,000 रुपए उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके लिए जो मार्किंग थी उसका 10 मार्क्स था। फिर जवाहर नवोदय विद्यालय एमआरएस के लिए भेजने के लिए भी 10 मार्क्स था। इस बार हमारे पास सैनिक स्कूल में भी बच्चा निकला है, और निकला केवल क्वालिफाइंग नहीं है, वो कई स्कूलों से उसके लिए ऑफर्स आए थे कि भाई इसको हमारे स्कूल में भेजिए करके। तो ये हमारी बहुत सारी उपलब्धियां रही है, जिसकी वजह से मुझे ये प्राइजेस मिले हैं। और हमारे स्कूल का एनरोलमेंट देखा जाए तो एनरोलमेंट में भी बहुत ज्यादा बदलाव हुए, बहुत बड़े हैं। तो ये सारी हमारी उपलब्धियां रही है, जिसकी वजह से ये प्राइज हमें जो मिला है। तो और दो प्राइज एक साथ मिलना वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिला स्तर पर भी, जिला प्रशासन का भी मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा, जो मुझे उस लायक समझा। और इन बच्चों का, खासकर मैं उन बच्चों का जिन बच्चों ने मुझे इस लायक बनाया, क्योंकि ये बच्चे, यही बच्चे हैं जिसकी वजह से हम अध्यापक इस वक्त बचे हैं, और इन्हीं बच्चों की वजह से हम लोग ये कार्य कर पा रहे हैं। हमारे मेहनत को ये बच्चे जो है रिजल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार। आपने हमारा जो पहला एपिसोड है जीवन की सफलता, इसमें आपने भाग लिया और लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, खासकर शिक्षा से संबंधित, स्कूल से संबंधित। शुभ रात्रि, नमस्कार। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी। थैंक यू। तो हमारे साथ जुड़े थे संत कुमार जी, जिन्हें राज्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय जो है राज्य अध्यापक अवार्ड से। और कर्मठ, ईमानदार, सशक्त और जो टीचर होते हैं जिन्होंने मेहनत किया। देखिए आपने जो है वहाँ 2 प्राइवेट स्कूल थे वो बंद हो गए। एक ईमानदार टीचर और एक ईमानदार टीम और ये ईमानदार गांव और ईमानदार पंचायत, अगर इस प्रकार से हो तो हर गांव में जो है स्कूल अव्वल हो सकते हैं। हर गांव में प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूल या स्कूल है वो सुरक्षित रह सकते हैं, प्राइवेट जो है बंद हो सकते हैं। तो इसी प्रकार के हम एपिसोड लेकर आएंगे, और संत कुमार जी और उनके जितने भी टीम हैं उनका आभार कि किस प्रकार से वो हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, किस प्रकार से हमारे सरकारी स्कूलों का जो है एक उच्च लेवल तक ले जा रहे हैं। तो उनका, उन सभी का आभार। आगे भी हम ऐसे-ऐसे जो है हर शनिवार को ये हमारा एपिसोड रहेगा, और कोशिश करेंगे हम आप तक जो है उनके संघर्षों को, उनके जीवन काल को आप तक पहुँचाएँ। और आप भी हमारे एपिसोड को अगर ऑफ़लाइन में देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल किन्नौर अब तक को भी जो है फ़ॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किन्नौर पेज को शेयर करें। हम जल्द ही 2 एपिसोड शुरू करने वाले हैं। एक तो हमारा जीवन की सफलता ये शुरू होगी, और जो संगीत से जुड़ा एपिसोड है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द शुरुआत करें। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ संध्या।